Good morning, sir. Good morning. We'll wait for a minute for others to join, okay? And then we will start. Keep your video on. अनिष्का बेटा वीडियो ऑन रखिए अपना. ओके सर, अभी कर रहे हैं. Nobody else is there in the class, so we will wait for some time, okay? You just hold on. Okay, sir. We'll start a new topic today, okay? Semiconductors. It's an interesting topic. If you want to, especially, what do you want to be, Anishka? Yes, sir. Hmm? Yes, आप sir. क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? सर डॉक्टर. डॉक्टर बनना चाहते हैं, ओके. Very good. Yes, sir. So you have taken biology, but you are in section A, right? Yeah. Okay, so because you have taken maths Yes, and sir. bio In both. section A, but So you have taken maths and bio both. no, sir. No, sir. No, sir. I'm only bio. Okay, okay. I'm medical. So I'm bio student. Okay, I thought that B is for biology and A is for PC. Yes. I'm, yes, sir. It is, but two equality in class, two equal strength in class. So bio strength have maximum strength. So equal करने के लिए बच्चों को थोड़ा मैथ्स में शिफ्ट कर दिया था. अच्छा अच्छा, okay, understood. Yes, sir. हाँ, महाविश बेटा वीडियो ऑन रखिए अपना. We will start the class then. Very good. Okay. Yes. Okay. Let's start. If others join, well and good, but we have to do our class. Okay. So I'll just minimize this for now. Okay. So we are going to start an interesting topic. Okay, semiconductors. Okay, the magic that happens in electronics, right? What we call as electronics, everything that you see, be it the LCD television, computers, mobile phones, the entire world of electronics is actually dominantly based on semiconductors. Okay, so सेमीकंडक्टर्स हमें वो चीजें अलाउ करता है करना जो एक नॉर्मल कंडक्टर्स अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल कंडक्टर्स का बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही लीनियर होता है. उसका बिहेवियर ये है कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, उसमें इंटेलिजेंस आप बिल्ड नहीं कर सकते. ठीक है, इंटेलिजेंस बिल्ड करने के लिए किसी भी सिस्टम में नॉन लीनियरिटी होनी चाहिए. ये कॉन्सेप्ट्स आप जो है मतलब बाद में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन जो कोई भी सिस्टम आप देखते हैं जिसमें किसी भी तरह की इंटेलिजेंस है, वो जो है सेमीकंडक्टर्स का यूज कर ही बने होते हैं. ऑल्दो देयर आर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, बट डोमिनेंटली इट्स ऑलवेज सेमीकंडक्टर्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट सेमीकंडक्टर्स आर, राइट. तो अभी तक हमने जो बेसिक डेफिनेशन कंडक्टिविटी के बेस पे पढ़ी है, राइट, दैट इज मोर टू डू विद द अमाउंट ऑफ करंट, राइट.
तो हमने छोटी क्लासेस में एक ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर पेंट करी, ओके, that was that there are only two types of material, either they are conductors, okay, or they are insulators, okay. Sometimes a word we also used was bad conductor, okay, and a good conductor. तो हम ये वर्ड्स यूज करते थे इन अर्लियर क्लासेस, छोटी क्लासेस में, एंड वी हैड अ वेरी वेरी वाइड डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी ये है कि चीजें प्योर, सुमित बेटा अपना वीडियो ऑन रखिए, okay, that is a requirement, so just do that, nobody is saying anything to you otherwise, उसको ऑन रखिए बस, okay। तो कोई भी चीज जो है, राइट, वो या तो यूजुअली परफेक्ट कंडक्टर, मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे नो के ऊपर एक एस्ट्रिक्स लगाया है। The reason is कि actually nowadays we can create what is known as a perfect conductor, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया कि जब हम बोल रहे हैं कि नो, वो पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं वो ऐसा नहीं है कि बस कंडक्टर हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। हर एक चीज की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी होती है, या फिर वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस शो करता है, ओके। नाउ जिन चीजों की, तो अब अगर हम नॉर्मली जब देखते हैं, हमने वी हैव आल्सो सीन आवर पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री, राइट, तो जो चीजें मेटल हैं, राइट, यूजुअली दे हैव very high conductivity, okay, although there are exceptions, there are some metals which have relatively low conductivity like lead, लेकिन यूजुअली मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है। उसी तरीके से नॉन मेटल्स जो हैं उनकी कंडक्टिविटी यूजुअली कम होती है, ओके, या फिर बहुत इतनी कम होती है कि हम उसको बोल देते हैं कि इसकी ये कंडक्ट ही नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होती है। और जो मेटलॉइड्स हैं, ये इन दोनों के बीच की कंडक्टिविटी इनमें होती है। सो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी अलोन, लेकिन हम थोड़ी देर में देखेंगे कि सेमीकंडक्टर कहने के लिए हम केवल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन जो है वो पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम अभी दैट्स आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। तो जो कंडक्टर्स, व्हेन वी से कंडक्टर्स, और इन ओल्डर लैंग्वेज वी यूज्ड टू से गुड कंडक्टर, राइट, तो गुड कंडक्टर जब हम बोलते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है, राइट, रेजिस्टिविटी आप सबको पता है क्या होता है, राइट, रेजिस्टिविटी is the property of the material, right, it doesn't depend on the shape and size of the conductor, so ये resistance की जगह it is the resistivity which is a coefficient, right। तो ये जो है resistivity वो बहुत कम होती है, जो 10 raised to the power -2 से 10 raised to the power -8 तक होती है, right, very very low resistivity, and obviously 1 by resistivity is conductivity, so वो हम easily we don't have to remember both, right। अब सेमीकंडक्टर्स की जो होती है वो होती है 10 raised to the power -5 से लेकर 10 raised to the power 6, राइट। अब आप देखिए कि इसमें ओवरलैप है, देयर इज अ ओवरलैप है, ओके। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो बहुत यहाँ तक जो ये 10 raised to power -2 है, ये यहाँ से मेटल्स है सब, लेकिन 10 मान लीजिए यहाँ पे 10 raised to power -5 है, तो सेमीकंडक्टर यहीं शुरू हो जाते हैं। तो सम सेमीकंडक्टर्स कैन हैव
resistance above the resistance of conductors also in some cases, right? तो ये एक ओवरलैप यहाँ पे है। और फिर जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज एक्चुअली इंसुलेटर, आई एम वेरी सॉरी, ओके। इंसुलेटर्स जो हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, 10 raised to the power 11 ऑनवर्ड्स, राइट? वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, यानी कि इनमें से करंट ना के बराबर ही जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की कंडक्टिविटी की चीजें हैं। तो ये सेमीकंडक्टर किस तरह के मटेरियल्स होते हैं, राइट? तो कुछ एलिमेंट्स बाय नेचर ही सेमीकंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑल्दो देयर आर फ्यू मोर मेटलॉइड्स व्हिच आर सेमीकंडक्टर, लेकिन ये दो सबसे ज्यादा कॉमन है, हमें ये याद रखना है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ओके। फिर कुछ कंपाउंड्स भी ऐसे होते हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे इनऑर्गेनिक सम कंपाउंड्स आर देयर, कैडमियम सल्फाइड, ओके, या गैलियम आर्सेनाइड, ओके, और या फिर कैडमियम सेलिनेट, या फिर इंडियम फॉस्फेट। सो दे आर मल्टीपल कंपाउंड्स आल्सो व्हिच शो दिस बिहेवियर, okay। And then there are organic compounds like anthracene and pallascyanine, right, which are also semiconductors, and organic polymers, right? Polymers are long chains of molecules, वो भी होते हैं, like they are more like plastics, right? Like polypyrrole and polyaniline, okay, these are very large molecules and they also show सेमीकंडक्टिविटी। लेकिन हम जिसकी सबसे ज्यादा बात करेंगे इस चैप्टर में, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज this is the most important we will talk about, and this is the most traditional also, okay। These are the ones which we are currently, they are under a lot of research, okay, and these are already in use, ओके। तो ये सब तो यूज होते ही हैं, ये ट्रेडिशनल है और ये अंडर रिसर्च है, ये नई कैटेगरी में, ठीक है। अब जो है हम लेट्स डीप डाइव इनटू द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज थिंग्स, कि व्हाई दे आर सेमीकंडक्टर्स, और ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दे बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स। तो उसके लिए हम किस चीज को समझेंगे? एनर्जी बैंड्स के कॉन्सेप्ट, राइट? एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एनर्जी लेवल का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी एक एटम है तो उसका एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रोटेट ऐसे रिवॉल्व करते हैं, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स या तो इस लेवल पे होंगे या इस लेवल पे होंगे या इस लेवल पे होंगे, और ये सब लेवल्स की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं, इनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, राइट? और जब ये इसके बीच में मूव करते हैं तो उतनी ही एनर्जी जो डिफरेंस है या तो एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एनर्जी लेवल्स का, ठीक है। अब ये एनर्जी लेवल एकदम डिस्क्रीट होते हैं, एकदम एक दूसरे से अलग होते हैं, और वही कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सर, हाँ सर एनर्जी लेवल को एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, ठीक है। तो हमने जब एटम्स चैप्टर से हम देखते हैं कि एटम्स चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि पहले तो रदरफोर्ड ने एक
केवल प्लैनेटरी मॉडल दे दिया था, राइट। फिर जब इट हैड लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट मॉडल, फिर नील्स बोर ने पहला एक स्टेबल एटम का मॉडल दिया था। तो उसने क्या कहा नील्स बोर ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है। तो सबसे पास का ऑर्बिट इज n इज इक्वल टू 1, उसके बाहर का ऑर्बिट इज n इज इक्वल टू 2, ओके, एंड सो ऑन। ये ऑर्बिट्स में जब तक वो रहेगा इलेक्ट्रॉन, ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना ही वो एब्जॉर्ब करेगा। वो केवल एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाने के लिए जो भी ये डिफरेंस इन एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर चला जाएगा, और यहां से अगर रिलीज कर देगा तो वापस यहां आ जाएगा। वरना जब यहां घूमता जा रहा है तो कोई भी एनर्जी ट्रांजैक्शन वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब में इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होता है तो इट हैज टू हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, ओके। तो ये जो एनर्जी वाले ऑर्बिट हैं इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, ओके। सो एनर्जी लेवल इज नथिंग बट एन ऑर्बिट। हम वर्ड एनर्जी लेवल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इस समय एनर्जी के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड, ओके। अगर हम उसके रेवोल्यूशन और इन चीजों की मोमेंटम की बात करते तो हम ऑर्बिट बोल देते। अभी हम एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं, हम उसको एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। चीज एक ही है, ऑर्बिट इज सेम एज द एनर्जी लेवल। समझ आया आपको ये? इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या समझना है कि ये चीज हमने ऑल्दो एटम्स के चैप्टर में बोली थी, राइट, लेकिन हमने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। वहां पे भी हम क्या बोलते थे जब भी हम जो स्पेक्ट्रम क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो क्या बोलते थे हम? इन गैसियस फॉर्म एट लो प्रेशर्स, ठीक है। हम हमेशा गैस की फॉर्म में ले रहे थे स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, और क्या करते थे हम? लो प्रेशर पे लेते थे गैस को, तभी हमें लाइन स्पेक्ट्रम्स आते थे, राइट। तो ये चीज हमने ना बस बोल के वहां छोड़ दी। अभी समझते हैं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको लो प्रेशर पे हम ले रहे थे उस समय। हम इसलिए ले रहे थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी लेवल का, और कि अभी एक दूसरा एटम यहाँ पे है, मान लीजिए सेम सब्सटेंस का, उसके भी एनर्जी लेवल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, राइट। और ये क्यों होता है? सर एक बार और एक्सप्लेन करना। विच पार्ट? सर अभी जो आपने बताया वो एनर्जी लेवल्स तो क्यों समझ होता आ है? गया ना आपको? एनर्जी लेवल समझ आ गया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ओके, यस सर। ठीक हाँ है, वो क्लियर हो गया। ठीक है। अब जो है हम उसके एनर्जी लेवल्स हम क्या बोलते थे? अगर मान लीजिए हाइड्रोजन की बात हो रही है, राइट, तो हमने हाइड्रोजन में एग्जैक्ट एनर्जी लेवल्स लिखे थे। जो एनर्जी इसकी एनर्जी थी n इज इक्वल टू 1 पे, जो एनर्जी थी E1, अगर आपको याद है वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। अब अगर हम E2 की एनर्जी निकालेंगे तो वो कैसे निकालते थे? हम इसको n² से डिवाइड कर दें, ओके। सो दिस डिवाइडेड बाय 4, ओके, which will come to be 3.85 electron, right, and so on, minus of course, right। तो ये हम कह रहे थे कि सारे एटम्स की सेम एनर्जी लेवल्स, ओके। इसी वजह से हम जब गैस लेते हैं और वो जब स्पेक्ट्रम बनाती है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं, और वो लाइन स्पेक्ट्रम हमने देखा था डिफरेंट सीरीज थे, राइट। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन के पास चॉइसेस ही लिमिटेड थे, वो यहां से या तो यहां उतर सकता है या फिर अगर यहां है तो उसके पास 2 चॉइसेस हैं। लेकिन दीज आर
डिस्क्रीट चॉइसेस, बीच में नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन, यहां उतर के आ जाए और इतना एच न्यू रिलीज कर दे, ये उसके पास पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब ये एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, दे आर डिस्टेंट। जब वो डिस्टेंट होते हैं तो हम फिजिक्स में एक चीज हमेशा लेके चलते हैं, जब चीजें एक दूसरे से दूर हैं तो वो एक दूसरे पे कम इफेक्ट डालेंगी, राइट। तो इसका मतलब डिस्टेंट है इज इक्वल टू आइसोलेटेड। ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है और ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, और इन सिंपल टर्म्स इसका इफेक्ट इस एटम पर नेग्लिजिबल है। सिमिलरली रिवर्स कि इसका इफेक्ट इस एटम पर नेग्लिजिबल है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है फिजिकली हम ये कह देते हैं कि वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी वो आइसोलेटेड। तब तो सबके एनर्जी लेवल्स एक जैसे ही होते हैं, राइट। इसीलिए ताकि ये एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर हो, हम गैस फॉर्म में लेते हैं। गैस का मतलब कि एटम्स आर वेरी स्पेस्ड अपार्ट। फिर उसमें भी हम लो प्रेशर लेते हैं। लो प्रेशर का मतलब एटम्स और भी दूर हो गए, इतनी दूर हो गए कि हम उनको आइसोलेटेड मान सकते हैं। तब हमें मिलता था लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन क्या होता है कि जब हम एटम्स को लाते हैं पास में, ठीक है, अब ये दोनों एटम्स आ रहे हैं एक दूसरे के पास। जैसे जैसे वो पास आएंगे तो ये एटम इसे अफेक्ट करेगा, और जब इसको अफेक्ट करेगा तो ये एनर्जी लेवल स्लाइटली चेंज हो जाएंगे, राइट। क्यों हो जाएंगे वो समझना आसान है, क्योंकि देखिए पहले हमने एनर्जी लेवल किस बेसिस पे कैलकुलेट किया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और हमने कूलम्स लॉ से यहाँ पे निकाल लिया कि क्या एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल काइनेटिक, राइट। उससे हमारा एनर्जी लेवल आ गया था। लेकिन जब ये वाला एटम पास आके यहां आ गया, ठीक है, तो ये वाला न्यूक्लियस भी तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, चाहे कितना ही कम करे लेकिन करेगा, क्योंकि ये काफी निकट है इसके। तो ऑल्दो इस न्यूक्लियस के मुकाबले कम करेगा लेकिन करेगा, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेगा एट द सेम टाइम। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है हमारे सामने, जिसमें आसपास के एटम्स भी हर एक इलेक्ट्रॉन को या तो पुल कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। एक काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे सामने, ठीक है, जो आइसोलेटेड में बहुत इजी था। हम बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल मॉडल के जरिए उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर पा रहे थे। अब जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, राइट। अभी तो हम केवल दो एटम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम एक क्रिस्टल ले लेते हैं सिलिकॉन का, ठीक है, छोटा सा क्रिस्टल है इतना सा, राइट। दिस इज अ क्यूबिकल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। Even such a small crystal will have billions and billions of atoms, right? तो उसमें ये सब जो टाइटली पैक्ड एटम्स हैं ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। ये हम अजम्पशन नहीं ले सकते कि ये एटम्स आइसोलेटेड हैं। ओके, देन व्हाट हैपेंस? Okay, then we will move from the concept of energy levels to the concept of energy band. Okay, so ये आप समझ लीजिए कि लेवल का मतलब क्या होता है, राइट। लेवल इज अ सर्टेन हाइट यूजुअली, राइट। हम जब डे टू डे भाषा में बोलते हैं हम कहते हैं एक सर्टेन हाइट पे है, तो एग्जैक्टली एक हाइट है उसको हम लेवल बोल रहे हैं। लेकिन बैंड का क्या मतलब होता है कि कोई चौड़ी सी पट्टी है, राइट। मतलब कि एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बैंड है, रादर देन अ फिक्स्ड वन वैल्यू, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था कि जब एक आइसोलेटेड, इसकी समरी जो मैंने बताया है यहाँ पे है कि एक आइसोलेटेड एटम, द वर्ड आइसोलेटेड इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे,
उसमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स पर होते हैं, राइट? और ये एनर्जी लेवल्स आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जब तक कि वो आइसोलेटेड हैं, सबके एनर्जी लेवल आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, when the atoms come close together they impact each other's energy levels। अब अगर हम कोई भी क्रिस्टल बना के देखें, देखिए मान लीजिए ये एक क्रिस्टल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्रिस्टल बना रहा हूं। ठीक है, अब इसमें कितने 15 हमारे एटम्स हैं बस, और केवल 2 डायमेंशन में बनाया है। ठीक है, इससे तो रियल क्रिस्टल इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलिए अभी के लिए ये ठीक है। अब इसमें रियलिटी ये है कि किसी भी एटम की सिचुएशन किसी और एटम के जैसी एकदम एक जैसी नहीं है। आइडेंटिकल सिचुएशन किसी भी दो एटम्स की नहीं है, राइट? देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एटम इन एटम्स, इसके 3 एटम्स जो हैं कहाँ है? एक लेफ्ट में है, एक ऐसे डायगनली है, एक नीचे है। ओके, एक राइट में है, एक डायगनली है, एक नीचे है, राइट? उसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसमें एक इधर है, 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 राइट? बस, और लेकिन इस साइड पे 2 हैं, इस साइड पे 2 हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 एटम्स अगर अलग अलग पोजीशन ले रहे हैं उनकी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस हर एक एटम में। ठीक है, तो इसका मतलब जब इनके इफेक्ट पड़ने के बाद जो एनर्जी लेवल हर एक एटम का होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। स्लाइटली डिफरेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि हर एक पे नेबर्स का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट जरूर है, राइट? ये वाला पार्ट समझ आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना? तो अब जो आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स थे उसकी जगह क्या बन गया? हर एक एटम के स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बन गए। तो अगर हम एक इंडिविजुअल एटम को देखें तो उसमें अभी भी एनर्जी लेवल सी है, राइट? तो अब हमारे पास 2 एटम्स है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। हम इन दोनों एटम्स को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एटम 1 है, मान लीजिए इसका ये एनर्जी लेवल है। ओके, मान लीजिए ये है -13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो एटम 2 है, मान लीजिए इसका भी एक एनर्जी लेवल है, वो है -13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी तरीके से किसी और का होगा 5901, थोड़ा सा डिफरेंस हर एक में, राइट? बट इंडिविजुअली तो अभी भी एनर्जी लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम इन सब को एक साथ रख के देखें, राइट, तो कोई एटम किसी एनर्जी का है, कोई एटम में कोई और एनर्जी लेवल है। यानी कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, और अगर हम इन सब इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रख के देखें तो रादर देन, अब हम हर एक की अलग अलग एनर्जी की तो बात कर नहीं सकते, दे आर बिलियंस ऑफ एटम्स। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग उसका तो कोई सेंस नहीं बनेगा कि हम हर एक की अलग अलग बैठ के कैलकुलेट करें, व्हाट्स द बेनिफिट, राइट? तो हम rather than saying कि ये accurate -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल्स हैं, we might end up saying कि इसमें एनर्जी लेवल जो है इस इलेक्ट्रॉन के वो लेट्स से -13.59
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर मान लीजिए -13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, क्योंकि कोई कुछ है कोई कुछ है, लेकिन इस रेंज में सब है। तो अब ये एक इंडिविजुअल नंबर से क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया, एक बैंड बन गया। और किस चीज का है ये बैंड? एनर्जी का है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब एक क्रिस्टल में एटम्स हैं तो वो हम एनर्जी लेवल की बजाय ये कहेंगे कि वो एक एनर्जी बैंड में उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब देखिए ये डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो आपको बैंड स्ट्रक्चर पूरी तरह समझ आ जाएगा। अब हम ये डायग्राम बना हुआ है सिलिकॉन का, दिस इज फ्रॉम योर बुक ओनली, राइट। तो सिलिकॉन में हम केवल वैलेंस शेल की अभी बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि जो वैलेंस शेल से नीचे के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो ज्यादातर कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, राइट, बिकॉज दे आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो वैलेंस बना लेते हैं हम सिलिकॉन का। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन में? कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, राइट। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, आई विल शो इट टू यू ऑन पीरियोडिक टेबल आल्सो। तो ये ग्रुप 14 पे है, राइट। ग्रुप 14 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके वैलेंस शेल। तो अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और हो कितने सकते हैं वैलेंस शेल में मैक्सिमम? कितने हो सकते हैं मैक्सिमम वैलेंस शेल में? सर 8। हाँ, 8, राइट। मैक्सिमम अलाउड आर 8। अब उसमें से केवल 4 होते हैं। अब ये बात तो हो गई अगर हम ऑर्बिट की बात करते हैं, लेकिन अभी हमको तो उससे ज्यादा पता है एटम के बारे में। हम ये जानते हैं कि ऑर्बिट्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते सब। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नील्स बोर ने दिया था, वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल्स में होते हैं, राइट। और ऑर्बिटल्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन स्टिल जो एन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो अभी भी इंपॉर्टेंट जरूर है। तो हमारा वैलेंस शेल तो उससे आ गया नील्स बोर के कॉन्सेप्ट से, लेकिन उसके बाद हम ये जानते हैं कि उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। अब वैलेंस शेल में जो होते हैं केवल 2 ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, क्योंकि वैलेंस शेल में हमारी लिमिट है 8, ओके। और वो कौन से 2 वैलेंस शेल में कौन से 2 ऑर्बिटल्स होते हैं? एनीबॉडी नोज दैट फ्रॉम केमिस्ट्री चैप्टर? ओके, सो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल s एंड ऑर्बिटल p। रिमेंबर ना? ऑर्बिटल यस सर। और ऑर्बिटल p। ऑर्बिटल s का तो आपने वो मल्टीपल क्वांटम नंबर्स वहां पढ़े हैं ना, कि n होता है प्रिंसिपल, फिर एजीम्यूथल होता है l। तो s का l का वैल्यू हो गया 0 और p का l का वैल्यू हो गया 1। तो nth शेल में 2 ही होते हैं, l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ओके। ऑल्दो आपसे इस एग्जाम में कोई ये वर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। तो ये जो यहाँ पे L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 लिखा गया है, ये वो है, ओके। तो अब हमारे पास ये क्लैरिटी हो गई। हमें ये पता है कि S में, यानी L इज इक्वल टू 0 जिसे हम बोलते हैं, उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अलाउड होते हैं, और जो P है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6 की।
इसी तरह से 2+6 जो है टोटल कैपेसिटी 8 की है। लेकिन अब हमारे पास तो केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो s और p में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? हमेशा लोअर एनर्जी लेवल प्रिफर करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 हमारे पास वैकेंसीज थे और दोनों ही भर जाएंगे, 2 के 2 भर जाएंगे s में। ठीक है, अब p में क्या होगा? p में हमारे पास वैकेंसी 6 है, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 2 भर जाएंगे और 4 जो हैं वो बचे रहेंगे। ये हमारी स्थिति होती है जब आइसोलेटेड हमारे एक एक सिलिकॉन का एटम है, राइट? इस तरह से ये भरे होते हैं। तो वही यहां लिखा है कि अगर हम n नंबर ऑफ, ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं, ठीक है, एंड रिमेंबर ये जो n है ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल वी आर टॉकिंग, ठीक है। और एक छोटा सा भी हम क्रिस्टल लेंगे, राइट, उसमें भी बिलियंस ऑफ एटम्स तो होते ही होते हैं, राइट। तो इसका मतलब n is a very big number, is a very big number. How big? It's okay, but we should know this is a very, very big number. Okay. अब अगर n एटम्स हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? 4n। 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल में हैं। उसमें से 2n इलेक्ट्रॉन्स किस में है? s में है, और 2n इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में है। ओके, महावेश आप अभी म्यूट रखिए अपने को, क्योंकि थोड़ा नॉइज आ रहा है बेटा। ओके सर। और अपने ना अपने वीडियो बंद कर दिए, ऐसा मत करिए, उसको ऑन ही रखिए। ओके, जस्ट कीप योर वीडियोस ऑन बोथ ऑफ यू प्लीज। ओके, तो अब हमारे पास 4n टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक क्रिस्टल में है, जिनमें से कि 2n s में है, 2n p में है, और अभी ये क्रिस्टल हम बना रहे हैं, राइट। ये एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, आइसोलेटेड एटम्स हैं, और सब में फिर क्या, हमारी क्लियर एनर्जी लेवल्स हैं और उनमें वो बैठे हुए हैं। अब हम इनको पास ला रहे हैं धीरे धीरे। जब हम इस साइड आ रहे हैं, डिस्टेंस between atoms is reduced. Okay, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, एक स्टेज क्या आएगी कि जब दे आर सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर, इतने पास आ जाएंगे एटम्स कि वो एक दूसरे पे मेजरेबल इंपैक्ट डालने लगे। देखिए, इंपैक्ट तो हमेशा ही होता है, लेकिन वो इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि हम उसका कुछ कर नहीं सकते, हमारे को वो पता नहीं चलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर कोई एक छोटा सा एस्ट्रॉयड घूम रहा हो, छोटा सा एक छोटा सा मिटियोर हो, या वो भी हमें खींच रहा है अपनी तरफ, राइट, लेकिन वो हम इग्नोर करते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। जब चीजें पास आती हैं, लाइक द पुल ऑफ मून ऑन अस इज स्टिल सिग्निफिकेंट, and we can see it in times, for example, right? But it's not powerful enough to change your and my weight on earth, right? So we don't consider it then. उसी तरीके से एक समय आएगा जब ये एक दूसरे पे इतना इम्पैक्ट डालना शुरू कर देंगे कि it affects, right? I am coming to the end of the class, so I will stop here. I don't want to stop in mid of a sentence. ठीक है, तो यही इसी जगह से हम कल की क्लास शुरू करेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो इंश्योर यू स्टे थ्रू आउट, राइट। I don't know why other students didn't come at all, right? This is a very, very interesting and chapter of great importance. ठीक है,
तो अभी के लिए we will stop for today and we will start from this diagram in the class tomorrow. Okay? Thank you. Bye bye.